तो अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, और बुलेटिन में सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे जहां पर आरएसएस नेता ने दबंगई दिखाई है। हरदोई में आरएसएस नेता की दबंगई देखने को मिली है। बेटी से शादी न करने पर बंधक बना दिया। पिता बेटे के साथ बदसलूकी की गई है। मुर्गा बनाया गया है, घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया और कपड़े उतरवाए गए हैं। हरदोई से खबर, आरएसएस के एक नेता है, एक आरएसएस कार्यकर्ता है और उन्होंने दबंगई दिखाई। आप तस्वीरों को देखिए। बेटी से शादी न करने पर बंधक बनाया गया है। पिता और बेटे के साथ बदसलूकी की गई, मुर्गा बनाया गया है। देखिए, अर्धनग्न किया गया है, कपड़े उतरवाए गए हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये देखिए, बेटा मुर्गा बना हुआ, पिता को बिठाया गया है। दोनों को अर्धनग्न अवस्था में कपड़े उतरवा दिए गए हैं। जरा कॉन्वर्सेशन भी आपको सुनवा देते हैं कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर आरएसएस के ये कार्यकर्ता। हटाओ कुर्सी हटाओ। तो रिश्ता ठुकराया तो ये बात नागवार गुजरी और उसके बाद शुरू हुआ ये पूरा का पूरा ड्रामा। जब बुलाया गया, लड़के पक्ष को बुलाया गया जिन्होंने रिश्ता ठुकरा दिया था, और फिर उसके बाद आरएसएस के नेता दबंगई पर उतर आए और उसके बाद कपड़े उतरवाए गए, बदसलूकी उनके साथ की गई। रंजीत हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। रंजीत, कब का वीडियो है? ये आरएसएस का जो नेता है, इनके नाम बताइए, क्या आप किस पद पर हैं और दबंगई के पीछे का कारण जरा दर्शकों को विस्तार से समझाएं आप। ये कल की घटना है और ये हरदोई कोतवाली शहर क्षेत्र है जहाँ की घटना है। और ये कैलाश नारायण गुप्ता हैं, आरएसएस में समरसता प्रमुख और कई पदों पर रहे हैं लगातार, और इस बार बीजेपी अध्यक्ष पद के भी उम्मीदवार थे। इन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल करा था, लेकिन दूसरे का चयन हुआ था, इनका चयन नहीं हो पाया था। तो इनकी बेटी से रिश्ते की बात चली थी विनय नामक व्यक्ति की, और इसने जो है शादी से इनकार कर दिया था और इसी का प्रतिकार करते हुए इन्होंने इसे कल पकड़ा है, बंधक बनाया है और निर्वस्त्र किया है। उसके बाद में पिटाई की है, मुर्गा बनाया है, ऐसे और काफी पीटा है इसको। रंजीत, कल का आप बता रहे हैं कि वीडियो है, लड़के पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया, यह उनका अधिकार है, वो कर सकते थे, तो उन्होंने किया। तो ऐसे में अब पुलिस ने क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई की है? जी, पुलिस ने एप्लीकेशन दी है लड़के पक्ष ने और उसके बाद में एनसीआर दर्ज हुआ है और साथ ही साथ इनके ऊपर पुलिस कार्रवाई की भी बात कह रही है। रंजीत, एक और चीज आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि लड़के पक्ष ने शादी से इनकार किया, उसके बाद क्या हुआ वो तो तस्वीरें दर्शक देख ही रहे हैं। क्यों लड़के पक्ष ने शादी से इनकार किया? अगर पहले स्वीकार किया गया था रिश्ता, तो फिर बाद में क्यों ठुकराया गया? जी, इसमें ये जो इनसे कैलाश नारायण की बेटी से शादी के इनकार का जो मामला है लगभग 3 वर्ष पुराना है, और ये दूसरी शादी के लिए यहाँ पे आए थे और उस दूसरे लड़की के साथ गोद भराई हुई थी, और गोद भराई के बाद में फिर उसको भी उस शादी से भी इन्होंने इनकार किया था। और जब इसकी सूचना इनको कैलाश नारायण और इनके बेटे को मिली तो ये सारे लोग वहां पे पहुंचे और मंदिर से पकड़ करके इसको अपने जो दुकान है वहीं पड़ोस में वहां ले गए और वहां पर इसकी। ठीक है रंजीत, आपका तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इंतजार किया जा रहा है कार्रवाई का कि कार्रवाई कब होगी। जो शख्स, जो दबंग आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो इनको पीड़ित को अर्धनग्न किए हुए हैं, ये बीजेपी जिलाध्यक्ष के उम्मीदवार भी थे, जीते नहीं लेकिन उम्मीदवार जरूर थे, यानी कि बड़े नेता हैं। खबर अब गाजियाबाद से दिल दहला देने वाली खबर मिल रही है। वारदात हुई है गाजियाबाद में। एक पिता ने 2 बेटियों को आग के हवाले कर दिया है। गाजियाबाद में एक पिता ने अपने 2 बच्चियों को आग के हवाले किया। 2 बेटियों को भी आग में डाल दिया, यानी कि सिर्फ बेटियों को ही नहीं, बेटियों के बच्चों को भी, बेटियों की बेटियों को भी आग में डाल दिया और चारों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोनी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
विपिन तोमर हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। विपिन, क्या मामला है, विवाद क्या हुआ था, क्यों अपने दोनों बच्चों को और अपनी बेटियों के बच्चों को आग में डाल दिया और उनकी हालत कैसी है इस वक्त? जी देखिए, बिल्कुल ये जो आरोपी है इसका नाम सलीम है। ये लोनी में फलों का कारोबार करता है। आरोप ये है कि इसकी बड़ी बेटी 28 वर्ष की है और छोटी बेटी 25 वर्ष की है। दोनों शादीशुदा हैं। सलीम का ये कहना है पुलिस हिरासत में आने के बाद कि ये दोनों ससुराल नहीं जा रही थी, जिसको लेके वो बहुत चिंतित था। उसको इसके चरित्र पे भी शक था और उसको ऐसा लग रहा था कि बदनामी हो रही है, जिस कारण से आज सुबह जब ये सो रहे थे चारों, जो बड़ी बेटी है 28 वर्ष की, उसकी 2 बच्चियां हैं और उसकी छोटी बहन, जब ये चारों सो रहे थे तो इसने कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंक के फिर आग लगा दी। उसके बाद खुद इसने 112 पे कॉल किया पुलिस को भ्रमित करने के लिए कि मेरे घर में आग लग गई है। आसपास के लोगों ने जब धुआं निकलता हुआ देखा तो वो लोग आए, उन्होंने दरवाजा तोड़कर उनको बचाने की कोशिश की और उन चारों को गंभीर हालत में फिलहाल गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जी विपिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बच्चियां, उनकी जो बेटियां हैं वो घर पर थीं, इस बात से बताया जा रहा है कि ये नाराज थे। इनका नाम बताया जा रहा है सलीम, और अपनी 28 साल की और 25 साल की बेटी को आग के हवाले कर दिया और उनकी बच्चियों को भी आग के हवाले कर दिया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। एक और बड़ी खबर, गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर, पब्लिक स्कूल में आग लगी है। गौतम बुद्ध नगर में पब्लिक स्कूल में आग लगी है। सेक्टर 132 में ये पब्लिक स्कूल मौजूद है। आग लगी है स्कूल में, स्कूल की लेबोरेटरी में ये आग लगी है। आग के चलते इलाके में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि लेबोरेटरी में बताया जा रहा है कि आग लगी है, स्कूल बंद है। इसके बाद भी स्कूल में आग लगी है और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरों को आप देखिए और धुएं का गुबार कैसे निकल रहा है। आग के लपटे भी इस बीच में दिखाई दे रहे हैं। खिड़कियों से ये धुआं बाहर निकल रहा है। पूरी बिल्डिंग में ये आग दिख रही है। लेबोरेटरी में बताया जा रहा है कि आग लगी। तस्वीरें आपके सामने हैं, पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। और पानी की बौछार भी की जा रही है, यानी कि फायर ब्रिगेड भी शायद वहां पर मौजूद है। तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर से आई हैं। लेकिन राहत की बात है, चूंकि स्कूल बंद है, लॉकडाउन के चलते सभी स्कूल बंद है, तो छात्र स्टूडेंट्स वहां पर है नहीं। भूपेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। भूपेश, इस वक्त क्या हालात हैं, कैसे आग लगी, क्या कुछ जानकारी भी आपको मिल रही है? रोहित, देखिए, जो ये पूरा जो आग का प्रकरण है ये थाना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 132 के एक पब्लिक स्कूल का है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पब्लिक स्कूल है, उसमें आग लगी है। उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, तो वहां पर जाकर देखा कि जो स्कूल है उसकी 3rd फ्लोर पर ये आग लगी हुई थी और खिड़की से आग बाहर की तरफ निकल रही थी। काफी भीषण आग थी जो बाहर की तरफ निकल रही थी। इससे बुझाने के लिए दमकल की कम से कम 3 से 4 गाड़ियां वहां पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया है। अभी देखिए, आग का ये पता नहीं है किस कारणों से लगी है। गनीमत की बात यह है कि देखिए लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल बंद था, कोई भी ना स्टूडेंट था ना वहाँ पे टीचर थे। इसी वजह से देखिए कोई नहीं था, तभी वो आग ने विकराल रूप ले लिया, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो और कहीं आग लगने के बाद वो बढ़ती चली गई हो। जब आग खिड़की से बाहर निकली तब जाकर के जो आसपास के लोग थे उनको पता लगा और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। फिलहाल जो है आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन अभी स्कूल प्रबंधन के लोग वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद पता लगेगा कि स्कूल में कितने कैसा और कितने का नुकसान हुआ है। जी रोहित। जी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए भूपेश धन्यवाद। तो आग लगी है, आग पर काबू भी पा लिया गया है। अब आकलन किया जा रहा है कि नुकसान कितना हुआ है और कारण क्या रहे, इसकी भी जांच की जा रही है। Amazon प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज पाताल लोक लगातार विवादों में घिरती जा रही है। सीरीज में गोरखा समाज को लेकर उठाई गई आपत्ति के बाद अब गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने वेब सीरीज की निर्माता अनुष्का शर्मा के खिलाफ लोनी थाने में एक तहरीर दी है। विधायक नंद किशोर गुर्जर का आरोप है कि वेब सीरीज में उनका और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। नंद किशोर गुर्जर के मुताबिक असली तस्वीर में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, जिन्होंने 30 मार्च 2018 को एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था। लेकिन वेब सीरीज में इसी फोटो को एडिट करके मुख्यमंत्री योगी की जगह कलाकार का फोटो लगा दिया गया। विधायक का आरोप है कि उनकी मंजूरी के बिना अनुष्का शर्मा ने उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया। कई जातियों के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया है और नंद किशोर गुर्जर खुद एबीपी गंगा के साथ जुड़े। एबीपी गंगा के साथ जुड़कर उन्होंने अपनी बात को रखा और उनका यह कहना है कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। हालांकि उस पर यह भी सवाल उठा कि उस तस्वीर में सिर्फ वो अकेले नहीं है, और भी कई लोग हैं। बाकियों ने आपत्ति नहीं जताई तो उनका इस पर कहना था कि
बाकियों से कोई लेना देना मुझे नहीं। तो उन्होंने हमारा एक उद्घाटन हुआ था एलिवेटेड रोड का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, तो मेरा और माननीय सांसद और हमारी पार्टी के नेताओं का फोटो लगा करके उस सीरीज में चलाया है। और वो सीरीज इतनी ज़्यादा जातियों में आपस में व्यवस्था पैदा करती है कि दलित और जट पंजाब में लड़ते हैं, इतना उनमें भेद दिखाया है। और हमारे त्यागी समाज का एक हथौड़ा त्यागी नाम से दिखाया गया है, जो अपने ही ताऊ की लड़कियों का बलात्कार कराता है। मतलब हमारे समाज का जो ताना बाना है, जो समाज हमारे देश के लिए लड़े हैं, उनका स्तर निम्न दिखाना। एक ग्वाला गुजर है, एक और नाम जो माफिया उसमें दिखाया गया है दुनालिया गुजर, उनको जबकि चित्रकूट में उनको माफिया बताया और वो पूरे देश में मर्डर कराते हैं। और उनको दिखा करके, जबकि चित्रकूट में गुजर नहीं है, जिस जाति ने पूरे देश पे नहीं पूरे एशिया पर राज किया हो, उनकी छवि को खराब करना, उन्हें अपराधी बताना। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ विपिन तोमर जुड़े हैं, तो हमारे साथ अनुभव शुक्ला भी जुड़े हैं। सबसे पहले अनुभव, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा कि ये ऐसा लगता है कि एक रिवाज से चल पड़ा है कि मूवी रिलीज होती है, रिलीज होने के चाहे वो मूवी हो चाहे वो वेब सीरीज हो, रिलीज होते हैं तो उसको उसके साथ साथ कुछ विवाद में जुड़ जाते हैं। तो क्या ये पूर्वाग्रह से पीड़ित ग्रस्त होकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, या वाकई इस फिल्म में, इस वेब सीरीज में आपत्तिजनक कंटेंट है? मैंने सीरीज नहीं देख रही, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। राजीव, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन उस पर सवाल खड़े कर रहा है। नंद किशोर गुर्जर गाजियाबाद के लोनी से विधायक हैं बीजेपी के, और ऐसे ही कृत्य करते हैं या फिर ऐसे बयान देते हैं कि सुर्खियों में बने रहें। कुछ समय पहले कैसे इन्होंने एक खाद्य अधिकारी को मारा पीटा था, उसके बाद FIR हुई थी। सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया था, बीजेपी के सामने संकट खड़ा हो गया था कि उनका विधायक इस तरह से मारपीट कर रहा है। और फिर विधानसभा में क्या हुआ था ये सभी को पता है। कुछ समय पहले अभी जब लॉकडाउन हुआ तो घर में पोछा लगाते हुए अपना वीडियो जारी किया था। तो सुर्खियों में बने रहने की इनकी आदत है, और इसीलिए इन्होंने शायद अब उनको लगा कि अगर पाताल लोक कुछ वेब सीरीज आई है और शायद जो हिट हो रही है, अगर हम उसके बारे में कुछ करते हैं तो एक बार फिर सुर्खियों में रहेंगे। सवाल यह है कि क्या गुर्जर समाज का कोई प्रतिनिधि मंडल इनके पास गया, उसने कोई बात कही कि विधायक जी ये गड़बड़ हो रहा है, गुर्जर समाज के बारे में गलत बात फैलाई जा रही है, आप इसका प्रतिरोध करिए, FIR दर्ज कराइए? नहीं, कोई नहीं गया। खुद ही इन्होंने संज्ञान लिया, पूरा पाताल लोक जो सीरीज है उसको देखा, इन्होंने वेब सीरीज देखा और खुद ये चले गए। दूसरी बात, फिल्म में जो फोटो लगाई गई है उसमें कहीं पर भी मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन इन्होंने जो फोटो दी है, जो प्रचारित अब की जा रही है, उसमें ओरिजिनल फोटो दे दी। तो कहीं ना कहीं तो यही प्रचारित कर रहे हैं कि कौन वहां पर था। देखिए, फिल्म एक क्रिएटिविटी का माध्यम है, इस तरीके की चीजें क्रिएटिविटी का माध्यम है। थोड़ी सी स्वतंत्रता होती है डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, आर्टिस्ट को, सबको। और अगर उस पर इस तरीके से सवाल खड़ा करेंगे तो फिर आगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। बिल्कुल अनुभव, ये वाकई आपने जो सवाल उठाया बिल्कुल वाजिब है। मैं विपिन आपके पास आना चाहूंगा कि इनका विवादों से ऐसा नाता है कि इतने विवाद इनके साथ जुड़े हैं जिनको हम गिना भी नहीं सकते हैं। तो ये लोकप्रियता हासिल करने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए ये सहारा लिया जा रहा है पाताल लोक का, या वाकई उनको लग रहा है ऐसा कि उनका इसमें जो है दुष्प्रचार उनकी जाति के खिलाफ हो रहा है, या फिर उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया है? जी देखिए, बिल्कुल विवादों का नंदकिशोर गुर्जर का एक पुराना नाता है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। जब से वो छात्र राजनीति में थे तब से लगातार वो विवादों में रहे। इसके अलावा जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उस दौरान इस तरीके के बयान दिए थे कि वो चर्चाओं में आ जाते थे। लेकिन राजीव जी, इस समय मैं आपको सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं इस मामले से जुड़ी हुई। गाजियाबाद पुलिस जो है अब वो इस मामले में विधिक राय लेने के लिए खत लिख रही है। दरअसल हर जिले में एक SPO कार्यालय होता है, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी कार्यालय, जो कोर्ट में होता है। वहां पे एक लेटर भेजा जा रहा है गाजियाबाद पुलिस की तरफ से। गाजियाबाद पुलिस उसमें ये मांग करेगी, SPO से जानने की कोशिश करेगी कि क्या इस मामले में FIR बनती है, और अगर मुकदमा दर्ज हो सकता है तो किन धाराओं में हो सकता है। ये फिलहाल का अपडेट है। नंदकिशोर गुर्जर ने जो आरोप लगाए हैं उनको इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो गंभीर आरोप है। पुलिस भी इसमें फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि वो जानती है कि एक तरफ इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, दूसरी तरफ जो सत्ताधारी पार्टी है उनके विधायक हैं। जी बिल्कुल, आपका इस तमाम जानकारी के लिए विपिन और अनुभव धन्यवाद। तो वाकई सवाल बहुत वाजिब है, जैसे कि हमारे संवाददाता अनुभव ने भी कहा कि जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं लोग, वो किसी तरह की कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन नंद किशोर गुर्जर सामने आ रहे, उन्हें आपत्ति है। तो कहीं ना कहीं जो फिल्म निर्माता होते हैं, जो लेखक होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं उनकी कल्पनाओं पर भी यह आघात है, क्योंकि उन्हें इतनी छूट तो दी जानी चाहिए, इतनी छूट दी जानी चाहिए कि वो किसी भी
जात से जुड़े हुए व्यक्ति को एक किरदार दे सकें, किरदार उसको बना सकें, और कहीं ना कहीं इस तरह से उन लोगों को, उनकी जाति को मुद्दा बनाकर इस तरह से आरोप लगाना, ये क्या उचित है? ये सवाल सभी के जहन में। मेरा एक छोटे से ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगरा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। रेप पीड़िता पर समझौते के लिए दबाव बनाए जाने की खबर दिखाए जाने के बाद अब एसआईटी का गठन किया गया है। रेप केस में दबाव बनाने के मामले में एसआईटी का गठन हुआ है। 1 हफ्ते के भीतर एसआईटी एसएसपी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा रेप पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। आपको बता दें, रेप पीड़िता ने पूर्व सांसद और इलाके के राजा अर्दिमन सिंह पर समझौता करने का दबाव डालने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर बीते 20 मार्च को गांव में लॉकडाउन के बीच में पंचायत भी बुलाई गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। और अब मामले में एसआईटी का गठन भी हो गया है, जो हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट एसएसपी को सौंपेगी। खबर अब वाराणसी से, जहां पर घरेलू उड़ान शुरू होने से पहले निर्देश जारी किए गए हैं। घरेलू उड़ान शुरू होने से पहले निर्देश जारी किए गए। वाराणसी में बीमार और गर्भवती महिलाएं यात्रा नहीं कर सकेंगी। जो प्रेग्नेंट हैं और जो बीमार हैं वो महिलाएं ट्रैवल नहीं कर सकेंगी। ये खबर बड़ी है। भवन में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। अगर कोई बीमार मिलता है तो उनको टर्मिनल में प्रवेश नहीं मिलेगा। आरोग्य सेतु ऐप और मास्क बेहद ज़रूरी है, वो मैंडेटरी है, आपके पास होना चाहिए। आपका मास्क पहनना ज़रूरी है और आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में होना चाहिए। कल से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू हो रही हैं और इस बीच में ये कुछ अहम निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई एटीएस ने आरोपी को पकड़ा है, जो कि पेशे से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और मुख्यमंत्री योगी से चिढ़कर उसने धमकी दी। कुछ वीडियोस इस आरोपी ने देखे। नाम कामरान अमीन खान, उम्र 25 साल। आरोप यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देना। इस शख्स को 2 दिन के भीतर मुंबई और यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने मुंबई के चूना भट्टी इलाके से ढूंढ निकाला। आरोप है कि गुरुवार रात को कामरान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी थी। ये धमकी पुलिस मुख्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर भेजी गई थी। मैसेज में लिखा था, सीएम योगी को मैं बम से मारने वाला हूं। इस मैसेज की सूचना जब उच्चाधिकारियों को दी गई तो हड़कंप मच गया। तुरंत गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर तहकीकात शुरू की गई। अब कामरान पुलिस के शिकंजे में है। युवक ने गिरफ्तारी के बाद धमकी देने की बात स्वीकार कर ली है। पूछताछ में युवक ने बताया कि मूलतः मांडवी मुंबई का रहने वाला है, 5वीं पास है और झावेरी बाजार में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ के वीडियो देखकर भड़क उठा था। कामरान को आज ट्रांजिट रिमांड के लिए मुंबई की अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे यूपी लाया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले अपनी टीम 11 के साथ। मुख्यमंत्री की ये महत्वपूर्ण बैठक, ये रूटीन मीटिंग जो करते हैं मुख्यमंत्री आज फिर करेंगे टीम 11 के साथ। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू भी हो जाएगी और आज की इस बैठक में निवेश पर, रोजगार समेत कई मुद्दों पर मंथन संभव है। 10:30 बजे का वक्त जब ये बैठक शुरू होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। टीम 11 के साथ वो रोजाना बैठक करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है। अब कोरोना काल में जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं, उन चुनौतियों से पार पाते हुए कुछ ऐसे मौके भी हैं जिनको अवसर के तौर पर मुख्यमंत्री लेना चाहते हैं, उनको भुनाना चाहते हैं। इसी बीच में एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का श्रीनगर का दौरा, यहां अफसरों के साथ बैठक करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का श्रीनगर का दौरा है, अफसरों के साथ वो बैठक करेंगे। तो प्रदेश में भी चिंताजनक हालात है, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। श्रीनगर में मुख्यमंत्री का
ये दौरा और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।